क्या एफआईए की तहकीकात आगे इस केस पर असरअंदाज हो सकती हैं, इसका मतलब है? देखिए, अगर तो इस केस में ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये फेसबुक पोस्ट दुरुस्त थी, जो जिसके लिए इस सारे मामले की तहकीकात होना जरूरी थी, ये एस्टैब्लिश होने के लिए, तो उसके बाद ये बड़ी अदालत में मामला ले जाया जा सकता है, जिसमें जो वकला हैं उनकी जानिब से बाइस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन वो मामला एक अलग से पैरेलल चलेगा। लेकिन इस मामले में जो रिमांड बैक किया गया है, और इस मामले को रिमांड बैक करते हुए अब चूंकि ये केस की प्रोसीडिंग नहीं रुकी, फेसबुक पोस्ट वाले मामले की वजह से इसमें कोई रुकावट नहीं आई, केस चलेगा लेकिन मेंटेनेबिलिटी से चलेगा। और यहाँ ये भी देखना होगा कि चूंकि इस वक्त अदालती छुट्टियों का मामला चल रहा है और इसमें हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो ड्यूटी जज के तौर पर उनके पास एक दो रोज थे, तो अब ये भी एक मामला होगा कि ये किस तरह से आगे चलेगा। बहरहाल मेंटेनेबिलिटी के हवाले से अब हुमायूं दिलावर साहब को पहले ये तय करना होगा कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं। उसमें चेयरमैन पीटीआई की जो टीम है, लीगल टीम है, उसको इसमें मेंटेनेबिलिटी पे मजीद कुछ चीजें पेश करने का मौका जरूर मिल जाएगा। और इसमें जो हुक्म इम्तना की जो दरख्वास्त है, उस पे आइंदा हफ्ते के लिए जो नोटिस जारी किया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये केस चलता रहेगा। मुख्तलिफ जो इनकी दरख्वास्तें, 8 के करीब दरख्वास्तें दायर की गई थी, तो इस हवाले से ये जुजवी रिलीफ है, लेकिन जुजवी रिलीफ भी इस अंदाज में फौजदारी केसेस में हमने देखा है कि जब बड़े वकला चंद दिन का रिलीफ भी लेने में कामयाब होते हैं, तो उसमें सूरत हाल हमने तब्दील होती भी देखी है, लेकिन इसमें जो फैक्ट्स हैं वो अपनी जगह मौजूद है। वक्ती तौर पर यकीनन एक रिलीफ तो है। इमरान भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान बताएगा, ये जितनी भी आज की समाअत थी उसका अहवाल क्या रहा, इस हवाले से भी इमरान से भी मजीद जानेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया गया है और तोशाखाना केस का फैसला काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है, जबकि तोशाखाना केस का फैसला काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया गया है। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, अगर देखा जाए टेक्निकली तो सिर्फ टाइम स्पेन चेंज हुआ है, मतलब अगर दोबारा सेशन कोर्ट में ही ये केस आ गया है और दोबारा ये कह दिया जाता है कि ये केस बनता है, इसको आगे चलाया जा सकता है, ये मेंटेनेबल है, तो सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पेन का ही डिफरेंस हुआ? जी बिल्कुल, इसमें वक्त का फर्क पड़ा है। और इसमें मैं ये भी आपको बताता चलूं कि 2 मरतबा ये केस, बल्कि 3 मरतबा ये केस काबिल समाअत करार दिया गया। जब अक्टूबर में फैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और उसके कुछ अरसे में ये दरख्वास्त ये शिकायत दर्ज कराई गई डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, तो उस वक्त जफर इकबाल की अदालत में इसको मेंटेनेबल बहुत इनिशियल स्टेज पे करार दे दिया गया था। उसके बाद जब ये जज तब्दील हुए, हुमायूं दिलावर की अदालत में भी इसको मेंटेनेबल करार दिया गया था। उसके बाद इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त भी इसको रिमांड बैक किया था, साथ ही टाइम फ्रेम दे दिया था और उस टाइम फ्रेम के अंदर कहा था कि इसको डिसाइड किया जाए। तो उसमें उन्होंने जो डिसाइड किया, लेकिन आज जो पीटीआई चेयरमैन की जो टीम है ये एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुई कि पर सुना नहीं गया। तो ये जो रिमांड बैक किया गया है वो सिर्फ इस बुनियाद पे किया गया है कि इनको प्रॉपर सुना जाए। ये जो एक ड्यू प्रोसेस है, फेयर ट्रायल है, उसके तकाजे होते हैं और इसमें प्रॉपर सुना जाने के लिए इसको वापस भेजा गया है। यहाँ ये बात बड़ी काबिल जिक्र है कि इस केस के जो मेरिट्स हैं, इस केस के जो फैक्ट्स हैं, अभी उस पर कोई ऐसी बात नहीं हुई और उस पे खुद पीटीआई चेयरमैन की जो लीगल टीम है इस मामले को टेक्निकल ग्राउंड्स पे खेल रही है। और टेक्निकल ग्राउंड्स पे इसमें ये कहा जा रहा है कि कभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के जो दस्तखत है उसमें फर्क है, कभी ये कहा जाता है कि ये बराह रास्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में आने की बजाय पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था। फिर ये कहा जाता है कि जो सेक्रेटरी हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं थे जो तफवीज करते ये इख्तियार डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कि वो शिकायत दर्ज कराते। तो जो केस के जो फैक्ट्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, उनको उस तरह से चैलेंज नहीं किया गया। तो जी अदील, आपको यहाँ पर रोकेंगे। नुमाइंदा हसीब मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। हसीब, बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला महफूज किया गया था वो सुना दिया गया है और ये जानना चाहेंगे आपसे कि मामला किसी दूसरी अदालत को रेफर क्यों नहीं किया गया, इस हवाले से फैसले में लिखा क्या गया है?
देखिए, ये अभी शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से, और ये मुतफर्रिक दरखास्तें थी जो कि चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से दायर की गई थी, और गुज़िश्ता रोज दलाइल के बाद इनके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया था। अदालत ने अभी फिलहाल दरखास्त केस के काबिल समाअत होने के ऊपर फैसला सुनाया है कि इसके हवाले से दोबारा जो है वो सेशन कोर्ट सुनेगी और उसके बाद जो है फैसला करेगी। इसके साथ साथ जो हक के दिफा से मुतालिक जो दरखास्त थी जो कि चेयरमैन पीटीआई के वकला की जाने से 4 गवाहान की फहरिस्त जमा करवाई गई थी, उसको मुस्तरद किया गया था। उस फैसले को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उसके ऊपर अदालत ने नोटिस आइंदा हफ्ते के लिए जारी किए हैं और उसके ऊपर दलाइल तलब किए हैं, जबकि जो जज के ऊपर अदालत के ऊपर अदम एतमाद की जो दरखास्त दायर की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। इधर जो ट्रायल कोर्ट है, इधर अब हतमी मराहिल के अंदर ये केस शामिल हो चुका था, क्योंकि हतमी दलाइल ही आज मांगे गए थे और ख्वाजा हारिस को भी तलब कर रखा था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अमजद परवेज हैं वकील, उनकी जानिब से तमाम तर दलाइल दे दिए गए थे, हतमी दलाइल अपने दे दिए गए थे और 10 बजे उनकी जानिब से कंक्लूड कर दिया गया था। और उसके बाद अदालत ने समाअत में 12:30 बजे तक वक्फा किया, उसके बाद फिर 1:30 बजे तक वक्फा किया और 3 बजे वक्फा किया, और उससे ये बाकायदा तौर पे कहा गया था अदालत की जानिब से कि ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हों और हतमी दलाइल दें, बसूरत दीगर हमारी जानिब से इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया जाएगा। तो आज अभी 3 बजे का समाअत आगाज नहीं हुआ था, उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये पीटीआई को एक बड़ा रिलीफ मिला है, जिसके अंदर जो दरखास्त की काबिल समाअत होने के ऊपर जो दरखास्त दायर की गई थी उसके अंदर भी स्टे देखा जाए एक तरह से मिल चुका है, और दूसरी जानिब जो हक के दिफा से मुतालिक जो दरखास्त थी उसके ऊपर भी चेयरमैन पीटीआई और उनके वकला की जानिब से जो दरखास्त दायर की गई थी उसके अंदर उन्हें रिलीफ मिला है। तो अब बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं वो ट्रायल कोर्ट में पहुंच चुके हैं। इससे पहले आज बैरिस्टर गौहर या ख्वाजा हारिस दोनों जो मेन काउंसिल थे चेयरमैन पीटीआई के, वो अदालत में पेश नहीं हुए थे। जूनियर मुआविन वकला जो है वो अदालत में पेश होते रहे और उनकी जानिब से बिल्कुल ठीक है, मुआविन वकला जो सीनियर थे वो अदालत में पेश होते रहे। आप साथ ही रहिएगा, इमरान की जानिब बढ़ते हैं। इमरान बताइएगा, हाई कोर्ट की आज की जो कंप्लीट समाअत थी, पूरी समाअत थी, उसमें क्या आर्गुमेंट्स दिए गए थे और जब रिमार्क्स आए वो क्या थे जिनकी बुनियाद पर ये फिर फैसला सुनाया गया? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चेयरमैन पीटीआई की मुख्तलिफ दरखास्तें थी उस पर तफसीली आर्गूमेंट्स गुज़श्ता रोज हुए थे, जिसमें चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि चूंकि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर, वो एक बार इस केस को सुन के फैसला भी कर चुके हैं, वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। इसलिए अगर अदालत की जानिब से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात फ्रेम करके वापस रिमांड बैक किया था तो उस वक्त ये किसी और जज को भेजा जाना चाहिए था ताकि इस पर इंडिपेंडेंट राय आ जाती। लेकिन वहाँ पर यह हुआ कि चेयरमैन पीटीआई के वकला का ये मौक़िफ़ था कि हमें सुने बगैर ही ये दरखास्त अलाउ कर दी गई और केस को काबिल समाअत करार दे दिया गया। एक और नुक्ता जो था वो जज पर मुतासिब होने का इल्ज़ाम लगाया गया था चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से, तो उस पर एफआईए की एक इनिशियल टेक्निकल रिपोर्ट अदालत में आ चुकी थी। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि मेरे पास एफआईए की रिपोर्ट मौजूद है और उसमें उन पोस्टों का जिक्र नहीं है जो अपने आर्गूमेंट्स में आप बता चुके हैं। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा था कि ये तो हम पहले ही अदालत में कह चुके हैं कि जब से ये मामला सामने आया है तो उसके बाद ये पोस्टें डिलीट की जा चुकी हैं। क्या एफआईए ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि ट्रैश बिन में जाके जो डिलीटेड पोस्टें हैं उसको रिकवर करने की कोई कोशिश की गई है? ख्वाजा हारिस ने वाज़े तौर पर कहा कि यकतरफा रिपोर्ट को हम कबूल नहीं करेंगे। इस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे अमजद परवेज़, उनकी जानिब से यह कहा गया कि जज को भी इंसाफ चाहिए, फेसबुक पोस्ट से मुतल्लिक एफआईए की रिपोर्ट अब आपके सामने है। इसके अलावा कल जब समाअत में एक बार वक्फा हुआ, फिर 3:30 बजे समाअत का टाइम रखा गया, ताहम कल इस्लामाबाद में जस्टिस एंड पीस कमेटी का इजलास था। उसके बाद 1 घंटा ताख़ीर से ये समाअत शुरू हुई, जिसमें एक और मामले को टेकअप किया गया जो गुज़श्ता रोज़ ही चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने अपने हक़ के दिफा को ख़त्म करने से मुतल्लिक ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। उसमें ख्वाजा हारिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि चेयरमैन पीटीआई के असासों की तफसीलात और जो
गोशवारे हैं टैक्स के, वो उनके टैक्स कंसल्टेंट्स की जानिब से जमा कराए गए थे। यही वजह है कि हमारी जानिब से जो अपने दिफा में गवाह पेश किए जा रहे हैं वो हमारे टैक्स कंसल्टेंट ही हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने हमारी इस्तदा को मंजूर नहीं किया और हमारे गवाहान को इर्रेलेवेंट करार देकर हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है, जो कि फेयर ट्रायल के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ये रिमार्क्स दिए गए थे कि अगर आपका हक़ दिफा ही बहाल हो जाता है तो फिर इसके क्या नताइज होंगे। मैं इस सारे मामले को देखकर एक मुनासिब आर्डर पास कर देता हूं। पहले यह कहा गया था कि गुज़श्ता रोज़ ही इस समात का हुक्मनामा जारी हो जाएगा, ताहम बाद में चीफ जस्टिस ऑफिस से हमें यह मालूम हुआ कि केस का फैसला आज नहीं बल्कि कल सुनाया जाएगा। और आज सुबह से मुख्तलिफ टाइम फ्रेम सामने आए कि पहले 10:30 बजे का कहा गया कि ये फैसला सुनाया जाएगा, ताहम वक्फे से ये डिले होता गया और फिर नमाज जुमा के बाद कोर्ट में जो चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं उन्होंने आकर ये फैसला पढ़कर सुनाया है और बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई की 5 मुख्तलिफ दरखास्तें थी जिस पर यह फैसला सुनाया गया है। सबसे पहले तोशाखाना केस के काबिल समात होने या ना होने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला सुनाया गया और इस दरख्वास्त को अलाउ किया गया है, मंजूर किया गया है और ट्रायल कोर्ट की जानिब से तोशाखाना केस को काबिल समात करार देने का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भिजवाया है और कहा गया है कि जो चेयरमैन पीटीआई के वकला हैं उनको सुनकर और अदालत की जानिब से जो सवालात फ्रेज किए गए थे उनको देखते हुए उन तमाम के जवाबात दिए जाएं, क्योंकि जो पहला ट्रायल कोर्ट का फैसला आया था उसमें उन तमाम सवालात का भी अहाता नहीं किया गया था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फ्रेज किए गए थे। इसके बाद 2 दरखास्तें थी चेयरमैन पीटीआई की, एक तो इस केस को दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है और तीसरी जो दरख्वास्त थी वो उसमें जज हमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्टरों का मामला था। इस पर चूँकि ख्वाजा हारिस की जानिब से फर्दर आर्गूमेंट्स किए गए थे और उन्होंने कहा था कि हम यकतरफा रिपोर्ट को काबिल कबूल वो हमारे लिए नहीं होगी और ये देखना होगा कि जो डिलीटेड पोस्टें हैं क्या उसको ट्रैश बिन में जाके उनको देखा गया है। तो इसको इमरान साथ ही मौजूद रहिएगा। अदील, जैसे कि इमरान भी बता रहे हैं हमें एफआईए की तहकीकात भी अब साथ चलेंगी, पीटीआई चेयरमैन की जानिब से मुतासिब होने का भी कहा जा रहा है। कानून क्या कहता है इस हवाले से, अगर इस तरह के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, इस तरह की चीजें सामने आए तो? देखें, आमतौर पे ऐसा होता है कि जब किसी जज साहब पे एतराज कर दिया जाए या उनका कोई बाइस है वो ऐसा एस्टैब्लिश किया जाए तो ऐसा भी होता है, खुद जज साहब जो होते हैं वो रिक्यूज कर देते हैं, लेकिन ये जज की सवाबदीद होती है, इख्तियार होता है और इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट की सतह पर भी देखा। तो ऐसे में जब इसमें ये पहलू आ गया कि इसमें कोई फेसबुक पोस्ट वाला मामला आ गया तो उसमें जब ये मामला आगे अदालत में चलना है, इन छोटी अदालतों के ऊपर जो चेक होता है वो हाई कोर्ट्स का होता है, वो कानूनी जुबान में इन पे चेक एंड बैलेंस रखते हुए इनको रेगुलेट कर रही होती हैं, लेकिन उस मामले को सब्सटेंशिएट करने के लिए, उस मामले को साबित करने के लिए कानून में उसको तहकीकात उस पे पहले होना जरूरी होती हैं। तो एफआईए वो तहकीकाती एजेंसी है जो कि इस मामले पे रेलेवेंट जो अथॉरिटी है, एक एजेंसी है और इसमें जो उसका खास तौर पे जो साइबर क्राइम का जो विंग है वो इस मामले को डील करेगा। और उसके बाद इस मामले को फिर चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं वो उसको बड़ी अदालत में ले आ सकते हैं और उसमें वो बाइस एस्टैब्लिश करने के हवाले से वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो पीटीआई को इसमें जो जुज़वी रिलीफ मिला है चेयरमैन पीटीआई को, उसमें देखें एक तो जज साहब जो हैं वो तब्दील नहीं हुए, उन्हीं जज साहब को मामला भिजवा दिया गया है। अगरचे वो ये कहा गया ख्वाजा हारिस और उनकी टीम की जानिब से कि वो तो पहले ही कह चुके हैं ये काबिल समात है, तो इसके अलावा वो अपना एक जहन बना चुके हैं और उनकी जो पोस्ट के हवाले से मामला जब टेकअप हुआ तो इसके बावजूद उन्हीं जज साहब को ये मामला रेफर किया गया और जब मामला एफआईए को भी भिजवाया गया उसमें भी उस ग्राउंड को अभी देखते हुए जज साहब को तब्दील नहीं किया गया और ये दोबारा उन्हीं जज साहब को भिजवाना ये चेयरमैन पीटीआई और उनकी टीम के लिए एक धचका जरूर है। लेकिन अदील, इसको जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनकी टीम
मजीद भी तो खींच सकती है। अगर फॉर एग्जांपल यही जज साहब दोबारा वही फैसला सुना देते हैं कि ये काबिल समाअत है, तो FIA दोबारा से इन्वॉल्व होगी उसमें, और दोबारा से जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनकी टीम हाई कोर्ट में ये कह सकती है कि दोबारा से क्या वो जज साहब सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, इनका उन पर एतराज़ है, उस चीज़ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ख्वाजा हारिस एक मंझे हुए फौजदारी वकील के तौर पर इस केस को जितना वो प्रोलॉन्ग कर सकते थे, अगरचे इसके जो फैक्ट्स हैं वो उसमें जो चीजें हैं जो कि खुद PTI को मालूम है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो आज तक की तारीख तक यानी अक्टूबर से शुरू होने वाला मामला अभी अगस्त में 4 अगस्त तक वो इस मामले को फैसले के करीब पहुंचकर भी पीछे ले जाने में कामयाब हुए हैं। और एक ये वकील की बड़ी कामयाबी होती है कि इस स्टेज पर एक ये रिलीफ, इसको एक बड़ा रिलीफ भी समझा जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि एक अब चंद घंटे बाद फैसला महफूज होने जा रहा था जिस मामले पे, उसको रिवर्स गियर लग गया, एक मार्जिन आ गया उनके पास के इस मामले को दोबारा वहां पर वो दलाइल देंगे, उसमें अभी तफसीली फैसले में टाइम फ्रेम भी आ जाएगा, लेकिन जब वहां से फिर फैसला आएगा उसको फिर वो बड़ी अदालत में ले जा सकते हैं। तो अदील, टेक्निकल ग्राउंड्स पर अगर इसी तरह खेलते रहे तो इसका मतलब है PTI चेयरमैन को फायदा होता रहेगा। देखिए, अभी तक ये उनको फायदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी जो कानूनी टीम है, उनके केसेस का अगर आप पास्ट देखें, हिस्ट्री देखें, तो इस वक्त की जो चेयरमैन PTI की कानूनी टीम है, सबसे ज्यादा कामयाबियां समेटने वाली टीम यही है। इससे पहले जो उनके केसेस होते थे उसमें पॉलिटिकल टच और इस तरह की चीजें ज्यादा होती थी, और उसमें जो स्टेटमेंट्स थी वो रोस्टम पर सुनने को मिलती थी, पॉलिटिकल जो आर्गुमेंट्स थे वो ज्यादा इनकी जानिब से होते थे। कुछ चेयरमैन PTI भी इसी अंदाज में केसेस लड़ रहे होते थे। इस मर्तबा जो ख्वाजा हारिस जिस टीम को लीड कर रहे हैं, बैरिस्टर गोहर इस टीम का हिस्सा हैं, वो इस क्रिटिकल स्टेज में भी पहुंचने के बाद इस सारे मामले को रिवर्स गियर लगवाने में कामयाब हुए। और ये वो स्टेज होती है मेंटेनेबिलिटी की जो कि बिल्कुल इनिशियल सतह पे होती है। लेकिन यहाँ मैं ये बात बताता चलूं कि इसमें जो अब तक जितने आर्गुमेंट्स हो चुके हैं, इसमें गवाहान आ चुके हैं, उसमें जो जिरा हो चुकी है, वो फैक्ट्स अपनी जगह मौजूद रहेंगे, वो प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन इसकी मेंटेनेबिलिटी को बेसिकली डिसाइड करना बाकी रह गया है। अदील ये बताइएगा, जिस तरह आपने कुछ देर पहले बताया था, गालिबन 3 दफ़ा इस पर यह फैसला हो चुका है कि काबिल समाअत है, उसके बाद दोबारा से इसको फैसले को रिवर्स करवा दिया जाता है, तो ये फिर क्या बार बार इसी तरह चलता रह सकता है? देखिए, पाकिस्तान में अदालती तारीख में और हमारे सियासतदान उनके केसेस को अगर देखा जाए तो बरसों केसेस पे फैसले नहीं होते थे। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते थे, उसमें जो करप्शन के जो केसेस होते थे उसमें बरसों केसेस जो हैं वो हमने देखा कि किस तरह जरदारी साहब के केसेस में फारूक एच नाइक एक जादूगर वकील के तौर पर किस तरह से वो मामला कई महीनों बरसों लेकर चलते थे, और अल्टीमेटली आपने देख लिया कि वो केसेस का क्या नतीजा निकला। तो यही होता है हमारी अदालती मामलात में, हमारे जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं। यानी कि अदील, सादा जुबान में सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद को इस मामले से फिलहाल साइड पे कर लिया है। अब सेशन कोर्ट एक फैसला देता है, वो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट दोबारा से कहती है कि दोबारा से केस सुने, फिर से इसका फैसला दें, फिर से सेशन कोर्ट फैसला देता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है। तो यही जो बॉल है इधर से उधर, उधर से इधर चलती रह सकती है। देखिए, एक मंझा हुआ वकील है जो जो कानून के सुकम हैं उनको समझता है, जो एक मुल्जिम के लिए रिलीफ लेने के तरीकाकार हैं उन पे वो ग्रिप रखता है, तो वो जो बड़ा रिलीफ जो कि एक फैसले की सूरत में आता है, उससे कबल इस तरह की जो अच्छे अंदाज में केस को लेकर चले तो उसका नतीजा यही निकलता है। इस केस का कि फेट कुछ भी हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो इसमें इस क्रिटिकल स्टेज पे अब 3 बजे जिसमें फैसला महफूज होने का कह दिया गया था, उसमें इस केस को वापस पिछले मरहलों में लेके चले जाना, तो ये हमारी जो अदालती निज़ाम है उसमें ऐसा होता है। ये कोई गैर मामूली चीज नहीं हुई, बिल्कुल ऐसा होता है। इस केस को चूंकि हाइप ज्यादा मिल गई है, हाई प्रोफाइल केस बन गया है, चेयरमैन PTI का जो केस है, तो उसमें जरा ये नोटिस ज्यादा हो रहा है। लेकिन इस तरह के केसेस में तो ऐसे बरसों आप देखें कि अभी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का केस उनकी वफात के बाद किस तरह से लगा, तो ये हमारे अदालती निजाम में ये केसेस
जो है वो उनके कागजात नामजदगी वाला ही चलते हैं। जी जी ठीक है अदील, आप हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद थे, इमरान भी हमारे साथ मौजूद थे, हसीब मलिक भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। वकील गौहर अली ने चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस काबिल समाअत होने का मामला दोबारा सेशन अदालत को भेज दिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से बताया गया अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया है। कल पीटीआई चेयरमैन को जाती हैसियत में तलब किया गया है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब। जी बिल्कुल, ये तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक केस है जिसके अंदर एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने आज समाअत की है और अदालत ने कल चेयरमैन पीटीआई को ज़ाती हैसियत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वकील गौहर अली ने चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस काबिल समाअत होने का मामला दोबारा सेशन अदालत को भेज दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, ये तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक केस है जिसके ऊपर समाअत हुई है और इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने मकामी अदालत ने केस की समाअत को कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दिया है, जबकि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को कल सुबह ज़ाती हैसियत में 8:30 बजे भी तलब किया है और चेयरमैन पीटीआई के जो वकला हैं उनकी जानिब से उनसे दलाइल भी तलब किए हैं कि जो दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक जो है वो अदालत में अपने दलाइल दें, क्योंकि अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़, उनकी जानिब से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर ऑलरेडी दलाइल दिए जा चुके हैं। तो उनके बाद अब आप लोगों की जानिब से बैरिस्टर गौहर से मुखातिब होते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि कल जो है आप दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर दलाइल अदालत में पेश करें और दलाइल दें, जिसके बाद अदालत ने समाअत को कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दिया है। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो फैसला महफूज शुदा फैसला सुनाया गया था, जो कि पीटीआई के वकला की जानिब से मुतफरिक दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई थी, उसके ऊपर ये फैसला सुनाया गया था। और समाअत के बाद जब आगाज़ हुआ, वक्फे के बाद जब समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के जो वकील थे बैरिस्टर गौहर, उनसे इस्तफसार किया गया कि क्या खबर है, जिसके ऊपर बैरिस्टर गौहर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला किया गया है उसके बारे में आगाह किया गया और अदालत में ये मौके पर 8:30 बजे समाअत होगी। इस मामले पर दोबारा हसी बहुत शुक्रिया आपका। कराची में वजीर तलासिन शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हथेली पर रखकर बैठे होते हैं, हम उन पर बहुत तनकीद हम करते हैं पुलिस पर अपनी, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम हमारी पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर कर रही है, हम सबको आज के इस दिन उन तमाम पुलिस के शोधा को न सिर्फ याद रखना चाहिए लेकिन उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए और अपनी उस पुलिस को ये पैगाम देना चाहिए कि हम अपने पूरी कौम अपनी पुलिस के साथ, अपनी रेंजर्स के साथ, अपनी आर्मी के साथ, अपनी एफसी के साथ, अपनी नेवी के साथ, अपने एयरफोर्स के साथ, अपने तमाम उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ जो जवान आपके और हमारे लिए अपनी कीमती जान, चाहे वो सरहदों पर खड़े हों वहाँ से हमारी हिफाजत करें या हमारे मुल्क के अंदर मस्जिदों के बाहर, सरकारी दफातर के बाहर, स्कूलों के बाहर जो पुलिस वाले हमारे भाई वहाँ पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं, हमें उनको इज्जत भी करनी चाहिए और उनको जो है खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। साहब ये बताएं कि अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मुफादात की काउंसिल का इजलास कल बुलाया है, जिसमें जो हालिया नई मरदमशुमारी हुई है उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब तक की इतलात के मुताबिक नून लीग के सिवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM और दीगर जमायतों ने इस नई मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और अब तक के कल के बयान के मुताबिक भी वज़ीर आला ने कहा कि अभी तक उन्हें एक्सेस भी नहीं है कि किस तरह ये सारा मामला हुआ है। तो पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ अख्तियार करेगी, क्या ऐसी मरदमशुमारी को कबूल करेंगे? और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इसलिए की जा रही है ताकि इलेक्शन डिले हो। देखिए, मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ
कि वज़ीर आला साहब सिंध के वज़ीर आला हैं, सिंध के लोगों से वोटों पे मुंतखब होकर वो गए हैं, तो ज़रूर वो जो भी सिंध और पाकिस्तान के मफाद में होगा वो काम करेंगे। और अभी एक चीज़ ना मेरे सामने ना आपके सामने, अभी हम फिर मफरूज़ों में बात करें तो वज़ीर आला साहब को कल जाने दें, वो डेफिनेटली वो देखेंगे कि क्या उनके सामने रिजल्ट्स शेयर होती हैं, तो डेफिनेटली वही वहाँ पे बता सकेंगे। अभी हम बैठ कर मफरूज़ों में सिर्फ इफ़ एंड बट्स पे अगर कोई बात करें तो मेरे ख्याल से वो चीज़ ये बता दें कि माशाल्लाह सिंध असेंबली की बात आपने की, कानून साजी की बात की, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध असेंबली ने ज़बरदस्त कानून बनाए, बेहतरीन किस्म की कानून साजी की, लेकिन यहाँ पर मसला पता है ये होता है कि उन कवानीन पर अमल दरामद के लिए बायलात बनते हैं, वो कई जो है उसके आज तक नहीं बन सके, और उन पर अमल दरामद भी एक बड़ा सवालिया निशान है। कानून तो अच्छे बनते हैं लेकिन अमल सिंध के अंदर नज़र नहीं आता उन पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब बात कहीं हद तक ठीक है कि कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कोताही हो जाती है, लेकिन देखिए कानून का मौजूद होना, असेंबलियों का काम क्या है? जो असेंबली मेंबर वोट लेकर आता है उसका काम है कि अपने इलाके के लोगों के लिए कानून साजी करना। हमारे पास आपकी जर्नलिस्ट सेफ्टी के बिल्स भी इसी असेंबली ने पास किए, हमारे पास चाइल्ड लेबर पे, ख़वातीन को एम्पावरमेंट करने पे बिल भी सिंध असेंबली ने पास किए। हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून साजियाँ की गई हैं और उसमें मैं समझता हूँ 90% पे अमल दरामद हुआ। अगर कहीं 5-10% रह गए हैं तो डेफिनेटली हुकूमत का काम है और उन इदारों का काम है कि जो कानून साजी की जाए, जो कानून बनाए जाए, उस पर मनोमन अमल किया जाए ताकि लोगों को उसके समरात दिए जाए। आपके स्टूडेंट्स यूनियंस पे पाबंदी भी जो है वो इसी असेंबली ने जो है उस पर बिल पास किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उनको भी ये हुकूमत जो है वो अवलीन तरजीह की साहब ये बताइएगा कि आज जेयूआई ने बहुत बड़ा जो है पावर शो किया है, कहाँ पे? पार्टी पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत क्यों ऐसे मौके फराहम करती है मुखालफिन? देखिए मेरी बात सुने, ये कारूंजर का मैं एमपी रह चुका हूँ, कारूंजर का ये एमपी मेरे साथ खड़ा हुआ है, सुमरो साहब, ठीक है ना। तो ये पीपल्स पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि कारूंजर जबल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे, उसके हिफाजत को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन हाँ, जिन लोगों को और कोई मुद्दा मिलेगा नहीं तो वो सियासत करने के लिए कोई कहाँ पहुँच जाए। चलो इसी बहाने से कुछ साहबान कारूंजर जबल घूम के आ गए, ठीक है, वहाँ कहीं खाना खाया होगा, किसी होटल में कोई उन्होंने चाय वाय पी होगी, तो अच्छा है कारूंजर के लोगों के लिए कोई और अच्छे मौके मिले। इसी तरह ये मुस्तकिल तौर पर जाएँ, ये सिर्फ सियासत चमकाने के लिए पार्टियाँ वहाँ ना जाएँ, मुस्तकिल तौर पर कारूंजर जाए। कारूंजर जो है वो सिंध का दिल है। मैं ऐड करूं? हाँ जी, सुमरो साहब। थैंक यू। देखें, कारूंजर पे जैसे आपने बात की तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे शर्जील साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किस तरह से उसकी प्रिजर्वेशन की बात तो जैसे आपने कही, लेकिन हमने उसको उस प्रिजर्वेशन के को रखते हुए हमने वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक जो हैं वो क्रिएट की हैं। मिसाल के तौर पर हमने वहाँ पर 49 स्मॉल डैम्स जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब का ने इनिशिएट किया था 2008 में, पिछले सिर्फ 5 साल के टेन्योर में 38 के करीब कंप्लीट हुए हैं और 6 आर अंडर कंस्ट्रक्शन। और नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात सर, उससे तकरीबन कोई 27 से 28 हज़ार एकड़ फिट पानी स्टोर हुआ है। वो चीज़ वो क्या कर रहा है कि वो आपकी जो लोकल वहाँ पर लैंड है उसको लोग कल्टीवेट कर रहे हैं और उससे फसलें ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज है थर के अंदर, हम उसको भी उसी के साथ एड्रेस कर रहे हैं। पानी आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो अंडरग्राउंड सीपेज होकर सेटल होता है या उसी स्मॉल डैम के ज़रिए आपके मुख्तलिफ गाँव को जो है वो पाइपलाइन के थ्रू भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी वहाँ क्रिएट की है और प्लस जो प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेरिटेज पार्ट हो, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट हो, आपकी फॉरेस्ट्री का पार्ट हो, वो भी उसी का हिस्सा है। तीसरी बात यह है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ दी रन ऑफ रामसर जो डिक्लेयर्ड साइट्स हैं, रन ऑफ कच्छ इज़ पार्ट ऑफ इट। तो रन ऑफ कच्छ और जैसे नरडी लेक उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाले भी अपना एक जो है वो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। सिंध के लोगों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी जो है वो परेशानी नहीं होनी चाहिए।
कि सिंध गवर्नमेंट इज़ देयर, वो अपने जो हेरिटेज है, अपना आपका अपने जो कल्चरल साइट्स है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, उसको न सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, और उससे जो अपॉर्चुनिटीज़ जो उसके अलावा हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं, उसको हमने एक्सप्लोर किया, फर्दर भी करेंगे। पीटीआई जो है अभी तक उसको लौटने का सिलसिला है, तो वो जो नेक्सस है, वो पुराने नेक्सस के अभी तक उसके कुछ ताने बाने इसके खान साहब के साथ थे। अगर वो पुराने ताने बाने जो चल रहे हैं